हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे थे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से फंडामेंटल्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे काम आने वाले हैं वो लगातार हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट उसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंसेप्ट वो आपको होल हार्टेडली समझाया जा रहा है यहाँ पर। मतलब कहने का ये है कि अगर आप उस एक कंसेप्ट पे 20 से 25 मिनट देंगे तो आगे आपको कभी भी उस कंसेप्ट पे दोबारा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेहतर ये होगा कि 10-10 मिनट 10 बार ना दे करके 25 मिनट एक बार दे दीजिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऐसा करिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन है इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बात मैंने उसके बारे में यहाँ पर लिख दी है और बोल करके समझाता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, कॉलम जो होता है, कॉलम को मैंने बताया था, कॉलम इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड। क्लियर? कॉलम एक ऐसा मेंबर है जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड बियर करता है। कॉलम के बारे में एक बात समझ में आ गई कि भैया ये कैसा लोड बियर करता है? कंप्रेसिव लोड बियर करता है अलोंग द एक्सिस। क्लियर हो जानी चाहिए ये बात। अब एक बात बताओ, अगर कॉलम में एक्सियल कंप्रेसिव लोड ना हो करके कॉलम के अंदर अगर टेंसाइल लोड आने लगेगा तो क्या वो कॉलम के परिभाषा के हिसाब से सही है? नहीं सही है। भाई देखो, कॉलम में भाई हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं कॉलम बनाने में। एक यूज़ करते हैं स्टील रॉड, जिसको सरिया बोलते हैं, और दूसरा यूज़ करते हैं कंक्रीट। तो देखिए, स्टील रॉड जो होती है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और कंक्रीट जो होता है कंपैरेटिवली सस्ता होता है। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं कि स्टील के साथ कंक्रीट का कॉम्बिनेशन ही क्यों रखा जाता है। भाई, अगर आपसे सपोज इंटरव्यू में कोई लोग पूछ ले या कोई आपके टीचर्स पूछ लें कि भाई स्टील के साथ कंक्रीट या कंक्रीट और स्टील का ही जो कॉम्बिनेशन है वो क्यों रखा जाता है, तो देखो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर ये सपोज स्टील रॉड्स हैं और यहां पर सपोज कंक्रीट फिल कर रखी है हमने, दिस इज व्हाट कंक्रीट, ये कंक्रीट है। तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि जब चेंज इन टेम्परेचर होगा, व्हेन कंपोनेंट विच वी हैव मेड, या इसी को बोलते हैं रेनफोर्समेंट बोलते हैं। जब स्टील और कंक्रीट आपस में एक साथ जाता है तो आरसीसी या रेनफोर्समेंट इसको बोलते हैं। और ये जो है ये एक कंपोजिट मटेरियल होता है। कभी कंपोजिट जब पढ़ाएंगे मटेरियल साइंस में तो आपको बताएंगे कंपोजिट क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप दो चीज समझ लो कि ये जो है कंपोजिट है। इसमें कंपोजिट में किया क्या जाता है? कंपोजिट में ये किया जाता है कि हम दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को एक साथ यूटिलाइज करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर हम केवल और केवल कंक्रीट प्लेस करते और कंपोनेंट हमारा ये बनता, सपोज हमने क्या किया, देखिए इसको अभी थोड़ा सा छोड़ते हैं, हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पहले देख रहे हैं कि भाई व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस और जरूरत क्या है। तो जरूरत देखो क्या है कि ये स्टील है। स्टील कितने, 1 2 3, सपोज 3 स्टील के रॉड लगे हुए हैं और स्टील के रॉड जो हैं इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। कैसे? इनकी बहुत हाई होती है। ठीक, तो कैसे अच्छी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ? अच्छी कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। एक स्टील की रॉड ली, उसको क्या कर रहा है, खींच रहे हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता चला जा रहा है, वो उसमें लंबाई बढ़ती चली जा रही है उसकी। उसके बाद वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद उसमें वर्क हार्डनिंग हो गया, सॉफ्टनिंग हो गया, उसके बाद वो ब्रेक हुआ। जबकि अगर तो मतलब क्या हुआ, इट इज हैविंग द एबिलिटी टू बियर हाई वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस। और अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस बियर करने की अच्छी खासी क्षमता है विदाउट एनी क्रैक, विदाउट एनी फेलियर, देन द मटेरियल इज सेड टू बी गुड, इज सेड टू बी हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर हो गई एक बात।
अच्छा, तो मतलब अगर हम टेंसाइल लोडिंग देंगे स्टील रॉड को तो ये बियर कर ले जाएगा, इतना पक्का हो गया। अच्छा, कंक्रीट के साथ क्या होता है? कंक्रीट के साथ ये होता है कि कंक्रीट जो है उसके पास वो ब्रिटल नेचर का होता है, विदाउट एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कंक्रीट में ब्रेकेज होता है। कंक्रीट को हम सपोज कंक्रीट का एक इतना बड़ा हमने टुकड़ा ले लिया, उसको हम क्या कर रहे हैं, लोड दे रहे हैं, तो आपको ये अंदर से खुद से महसूस हो रहा होगा कि वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऐसा टेंसाइल इसकी तरह नहीं करेगा, रॉड की तरीके स्टील रॉड की तरह नहीं करेगा, पक्की बात है। वो कैसा करेगा, उसको हम लोड देंगे और वो बीच में इस तरह से, सपोज ये कंक्रीट का टुकड़ा है, ऐसे ब्रेक कर जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ दैट लोड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन या विदाउट एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या विद नेग्लिजिबल परमानेंट डिफॉर्मेशन, नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मटेरियल क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। कौन सा मटेरियल, कंक्रीट। तो कंक्रीट इज हैविंग लो वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल इज हैविंग हाई वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये बात तो समझ में आई। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद एक बात समझिए कि अगर हम दोनों को एक साथ यूज कर लें, दोनों को क्या कर रहे हैं साथियों, दोनों को हम एक साथ यूज कर रहे हैं। भाई कंक्रीट को यूज किया और कंक्रीट में ही हमने सरिया डाल दिया, स्टील रॉड्स प्लेस कर दी। अब वो क्या हुआ, उसको कूल हो गया, कूलिंग होने के बाद उसका सॉलिडिफिकेशन हो गया, मान लो वो सॉलिडिफाई हो गया, जैसे घर में नॉर्मली लेंटर पड़ता है या छत बनती है तो होता है, कुछ समय बाद वो क्या होता है भाई, कूल हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। क्लियर। तो देखो है क्या कि जब हम याद करें पिछला लेक्चर जब हम बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ रहे थे, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस जब हम पढ़ रहे थे और एक इसेंट्रिक लोड आ रहा था पिक्चर में, तो याद करो कि ये इसेंट्रिक लोड जो था वो इस तरह से स्ट्रेसेस दे रहा था और उसने क्या किया था, ऐसे बेंडिंग मोमेंट लगा दिया था। जब ये बेंडिंग मोमेंट लगा था तो यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेसेस आ गई थी और यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रेसेस आ गई थी। मतलब कि एक कंपोनेंट इस तरह का क्या क्या बियर कर रहा था, पॉजिटिव स्ट्रेसेस भी बियर कर रहा था और नेगेटिव स्ट्रेसेस भी बियर कर रहा था। अब देखो पॉजिटिव स्ट्रेसेस मतलब टेंसाइल, नेगेटिव मतलब कंप्रेसिव। टेंसाइल स्ट्रेसेस बियर करने के लिए बेहतर मटेरियल कौन सा है, स्टील रॉड। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बियर करने के लिए बेहतर मटेरियल कौन सा है, कंक्रीट। क्लियर, आर यू गेटिंग, समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि what we are doing over here in composite material, we are actually harnessing the properties of two different materials at one particular time। है बात सही कि नहीं। यहां अगर टेंसाइल लोडिंग आई तो स्टील रॉड ने बियर कर लिया और अगर कंप्रेसिव लोडिंग आई तो किसने बियर कर लिया, कंक्रीट ने। एक ही जगह पे दोनों आ रही हैं तो टेंसाइल बियर कर लेगा स्टील और कंप्रेसिव बियर कर लेगा कौन, कंक्रीट। और अगर, अच्छा ये तो हो गई एक बात, बढ़िया समझ में आया। इसके बाद देखो दूसरी बात, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस पिक्चर में आ क्यों रही थी। सपोज मैं आपसे कहूं कि भैया टेंसाइल स्ट्रेसेस पिक्चर में क्यों आ रही थी, तो टेंसाइल स्ट्रेसेस का पिक्चर में आने का कारण इसेंट्रिसिटी हो सकता है। भाई हम कह रहे हैं देखो, जैसे ये एक रॉड है, इस रॉड में हमने क्या किया, यहां पे लोड लगाया, यहां पे हमने क्या किया, लोड लगाया। जब ये लोड लगाया तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड है ये, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, केवल और केवल क्या है, कंप्रेसिव लोड बियर कर रहा है। तो मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर अच्छी होगी तो मटेरियल इस लोड को बियर कर ले जाएगा। बताइए है बात सही कि नहीं, मटेरियल की अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी हुई तो मटेरियल इस लोड को बियर कर ले जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही एक्सियल कंप्रेसिव लोड ना होकर के इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो जाए, देखना यही लोड क्या हो गया, ये लोड हो गया इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड। अब क्या होगा, इसको हमने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे शिफ्ट किया, जिन्होंने ये नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर पे जाके देख ले। इसेंट्रिक इसको हमने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे शिफ्ट किया। अब देखो जब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे शिफ्ट किया तो ये जो लोड है इसने क्या किया, इस तरह से दे दिया, मोमेंट दे दिया,
मोमेंट आया, क्यों? ड्यू टू सम इसेंट्रिसिटी, और जैसे ही मोमेंट आया वैसे ही बेंडिंग हुई तो ये वाला फाइबर पॉजिटिव स्ट्रेसेस पे चला गया, ये वाला नेगेटिव स्ट्रेसेस पे चला गया। सो इसेंट्रिसिटी इज द मेन कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस। बताओ भाई, है बात सही कि नहीं? तो अगर इसेंट्रिसिटी है पिक्चर में तो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, और अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो गए तो क्या होगा? मटेरियल जो हम बना रहे हैं, कंपोनेंट जो बना रहे हैं, उसमें स्टील की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और अगर स्टील की रिक्वायरमेंट बढ़ गई उस स्थिति में क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी। इट इज अल्टीमेटली व्हाट? इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो हमें करना क्या है? अगर हम इसेंट्रिसिटी को ना लाएं पिक्चर में, अगर इसेंट्रिसिटी ना आए पिक्चर में तो क्या होगा? हो सकता है भाई, जब इसेंट्रिसिटी की वजह से ही टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही थी, इसेंट्रिसिटी की वजह से ही माइल्ड या स्टील की रॉड लगानी पड़ रही थी और कॉस्ट बढ़ानी पड़ रही थी, तो एक लिमिट तक या तो हम कम कर दें टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होना, अगर इसेंट्रिसिटी ना हो तो हो सकता है टेंसाइल स्ट्रेसेस ना हो। समझ पा रहे होंगे आप बात? तो देखो, एक तो ये बात हो गई कि हमने प्रॉब्लम समझा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की प्रॉब्लम है क्या हमारे साथ, हाँ, हम क्यों ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेसेस इन कॉलम। बताओ, समझ पा रहे हैं? और दूसरी बात ये कि जो कंक्रीट है और जो स्टील है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनका जो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, जो जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है समर में, जैसे सपोज दिसंबर में कितना टेम्परेचर आ गया? 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 31 दिसंबर की रात है और टेम्परेचर कितना है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी में क्या करना है? उसी में न्यू ईयर भी मनाना है। तो लेकिन न्यू ईयर वाले दिन पता नहीं क्या हो जाता है कि वो सर्दी वर्दी कुछ समझ ही नहीं आती है। हाँ, तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। इधर क्या हुआ? मई के महीने में, मई या जून में कितना टेम्परेचर चला गया? मई में सपोज 20 मई और 25 ऑफ मई में क्या होता है? उधर से पश्चिम से हवाएं आती हैं, पश्चिम मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वहां से हवाएं आती हैं। तो वहां से जो हवाएं आती हैं उनको लू बोलते हैं, बहुत सूखी हवा होती है। उनका टेम्परेचर कितना जाता है? उनका टेम्परेचर जाता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर वी आर गेटिंग हियर? दैट इज 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो टेम्परेचर में चेंज आया वो आया 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आगे पता चलेगा थर्मल स्ट्रेसेस में कि चेंज इन टेम्परेचर की वजह से लेंथ में भी चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी कंपोनेंट के। हाँ, तो डेल्टा चेंज इन लेंथ कितना होता है? अल्फा डेल्टा टीएन। तो भैया एक बात समझो, चेंज इन लेंथ अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन लेंथ डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ओरिजिनल लेंथ यही रही, डेल्टा टी कितना हुआ? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों की चेंज इन लेंथ बराबर हो जाए तब ठीक रहेगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा? कंक्रीट सपोज ज्यादा फैल जाएगी और जो स्टील है वो वहीं रह जाएगा, या स्टील ज्यादा फैल जाएगा, कंक्रीट वहीं रह जाएगी। जो रेक्टेंगुलर था वो ऐसा हो जाएगा, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो हमारा जो कंपोनेंट है जो हमने बना के तैयार किया था किसी पर्पस से, वो क्या हो गया? खराब हो गया। तो वो भी नहीं चाहिए। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे, भाई देखो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ लिया था, बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, लेकिन कभी यहाँ तक बात ही नहीं गई, मन में आई नहीं बात। तो एक NHAI के एक प्रोजेक्ट मैनेजर मिल गए कभी एक लाइफ में, एक जगह मिले ऑफिस में, तो उनको पता था कि हम इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। तो उन्होंने हमसे ये पूछा, यार एक बात बताओ कि स्टील के साथ कंक्रीट का ही कॉम्बिनेशन क्यों लेते हैं? और उस समय मैं नहीं बता पाया था, आई वॉज नॉट एबल टू आंसर हिम। आप समझ रहे? तो कभी कभी बुक्स में लिखा भी होता है, हम स्किप कर जाते हैं क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट अगर आप कभी मिलते हो किसी से, कोई ऐसे जानकार व्यक्ति से जो भाई इंजीनियर है, आप भी इंजीनियर हो, तो वो पूछते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको मजा आता है छेड़ने में भी और बताने में भी। दोनों ही चीजें होती हैं, छेड़ने में भी मजा आता है लेकिन उतना ही मजा उनको बताने में भी आता है।
तब उन्होंने मुझे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। इसेंट्रिसिटी वाली बात भी उन्होंने पूछी थी तो मैंने बताई थी। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है, जहां चीजें मिलती चले सीखते चलो। यहां पर मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं 10 मिनट का वीडियो लेक्चर बना के कॉन्सेप्ट दे दूं और व्यूज कलेक्ट करूं। जो व्यूअर्स हैं वो भी मेरी ये बात सुन सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर 100 स्टूडेंट, 200 या जो भी, इवन सिंगल स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट अगर पढ़े तो वो पूरे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आत्मसात करके पढ़े। डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी है। ओके, यहां से इतनी सारी बातें समझ आई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रब कर देंगे। अब देखिए यहां पर एक लोड लगा रहे हैं, कॉलम इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड दैट इज लोड पी। हाँ, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, ये लग रहा है ई इसेंट्रिसिटी पे। अच्छी बात है। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका हम सपोज यहां पे इस तरह से बना भी लेते हैं। ये यहां पे इस तरह से लोड पी लग रहा है। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे लोड पी लगाया और यहां पे भी लोड पी लगाया। तो P इंटू ई जो है वो P इंटू ई क्या हो गया, इसने मोमेंट बना दिया है। हाँ, तो यही कॉलम का इक्विवेलेंट एक हम कॉलम और बना लेते हैं सेम, बस उसमें लोड का जो तरीका है वो बदल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस एग्जाम में प्रूविंग भी आ जाती है अक्सर। P इंटू ई ये लगा और जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड P है वो ये लगा। क्लियर? अब देखो एक बात समझो, अंडर द एक्शन ऑफ दैट मोमेंट P इंटू ई, ये जो कॉलम है ये कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगा। हो जाएगा ना बाद में। तो यहां पे ये आया पॉजिटिव स्ट्रेसेस, यहां ये वाला जो सेक्शन आया, यहां पे बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है वो नेगेटिव है। हाँ जी, यहां पे बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या है, नेगेटिव है, और एक्सियल स्ट्रेसेस भी कैसी हैं, नेगेटिव है। जबकि यहां पे इस पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, और एक्सियल स्ट्रेसेस कैसी हैं, नेगेटिव है। बताइए, इतनी बात तो क्लियर हो गई हम लोगों को। एक बात समझो कि हमें क्या करना था, हमें कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं करवानी थी। हमें क्या करना था कि कॉलम जो था वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बियर करने के लिए बना हुआ होता है, तो कॉलम में जो स्ट्रेसेस रहे वो कैसी रहे, हमेशा कंप्रेसिव रहे। लेकिन यहां देखो क्या हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही है क्या पिक्चर में, यहां तो ठीक है कंप्रेसिव है, माइनस सिग्मा भी माइनस सिग्मा है, लेकिन उधर से जब इधर बढ़ रहे हैं तो स्ट्रेसेस कैसी हो गई, प्लस बेंडिंग माइनस सिग्मा ए। बताओ, तो सिग्मा बी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बी की वैल्यू है एम वाई अपॉन आई। अच्छा, एम कितना है, एम है पी इंटू ई, और आई कितना है। अब देखो आई क्या है, आई समझो इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है क्या, बताइए। बेंडिंग, सपोज ये पूरा का पूरा कॉलम है और ये लोड लग रहा है, एक्सिस ये है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, एट सम इसेंट्रिसिटी यहां पे लोड लग रहा है, तो कॉलम जो है वो ऐसा हो जाएगा। किस एक्सिस के अबाउट गया, इस एक्सिस के अबाउट गया, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है ये वाली सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। बताइए, तो ये कितना हो गया, पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन 64। अभी याद कर लो, नहीं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिराइव करके भी दिखाएंगे।
y कितना हो गया, y हो गया, y इसको हम नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्शन मॉडुलस का पार्ट होता है। ये हो गया d/2, देखो y d/2 कैसे है, इसका पूरा डाया d है और इस एक्सिस से जो आउटर फाइबर है, जो लास्ट वाले फाइबर्स हैं उनकी डिस्टेंस कितनी है, d/2 रेडियस के बराबर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 32 PE अपॉन पाई d क्यूब। क्लियर। और जो एक्सियल स्ट्रेसेस हैं, एक्सियल स्ट्रेसेस कितनी हो गई, P अपॉन A, P अपॉन पाई d स्क्वायर बाई 4। हाँ, इतना क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ ऐसा करना है, फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेसेस, फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेसेस, सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए, सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए, अगर ये लेस देन 0 हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए है, इनका कॉम्बिनेशन अगर 0 से कम हो जाए तो नेगेटिव चला जाएगा, और अगर नेगेटिव चला जाएगा तो ओवरऑल स्ट्रेसेस क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, कंप्रेसिव हो गई। यही तो हमको चाहिए था। तो हम क्या करें, फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेसेस सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए शुड लेस देन और इक्वल टू 0 कर दें। अब देखो सिग्मा बी क्या है, सिग्मा बी हमने देखा 32 PE अपॉन पाई d क्यूब है, माइनस सिग्मा ए कितना है 4P अपॉन पाई d स्क्वायर, लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इसको हम इधर लिखते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी हो गई है। 32 PE अपॉन पाई d क्यूब शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4P अपॉन पाई d स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गया, d स्क्वायर d कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, ये 4 8 जा 32 हो गया। E शुड बी, यहां कितना आ गया, E शुड बी लेस देन और इक्वल टू d/8 हो गया। यहां से ये निकल करके आ गया, ये इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। जो तो देखो यहां से एक बात समझ आई कि जो इसेंट्रिसिटी है कॉलम की, जो कॉलम की इसेंट्रिसिटी है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू d/8 इन ऑर्डर टू गेट 0 टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द कॉलम। बताओ क्लियर। मतलब क्या हुआ कि अगर लोड d/8 इसेंट्रिसिटी के अंदर लगेगा, मतलब d/8 डिस्टेंस के अंदर लगेगा हर जगह, यहां से लेकर के यहां तक इतने में, देन कॉलम में कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी। और अगर कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होती हैं, वी नीड नॉट टू पुट स्टील रॉड्स विद कंक्रीट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, समटाइम्स ऐसा नहीं होता भाई, ब्रेक हो जाती हैं चीजें, ब्रेक रूल ब्रेक होते हैं। भाई आपने एक कॉलम बनाया, अब उस कॉलम के ऊपर क्या करना है, हमको एक छत बनानी है, मतलब 4 कॉलम बनाए, 4 कॉलम के ऊपर एक छत बनानी है, रूफ बनानी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोड वो केवल कॉलम की डाया के इसेंट्रिसिटी कितनी रहे, d/8 रहे। ऐसा नहीं हो सकता भाई, पूरी की पूरी छत पे लोग बैठेंगे। जब लोग पूरी की पूरी छत पे बैठेंगे, कहीं भी बैठ सकते हैं, तो क्या हुआ कि वो जो छत है, छत ये कॉलम है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, पार्टी चल रही है। कितने लोग हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं। 10 लोगों का लोड कितना हो गया, 1 टन। नहीं यार 1 टन नहीं, 700 kg। ठीक, अरे 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है,
700 kg, मतलब 70 किलो एवरेज वेट। ठीक, यहां बैठे हुए हैं। अब क्या किया, एक ये लोड लग रहा है, दिस लोड इज एक्टिंग एज एन इसेंट्रिक लोड फॉर द कॉलम। इसेंट्रिक लोड यहां पे लगाया उतना ही 700 kg, इतना ये लगाया, मोमेंट आया, इस मोमेंट ने क्या किया, इसेंट्रिसिटी की वजह से क्या हुआ, बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो गई। अब अगर इस कॉलम पे हमने केवल D/8 डिस्टेंस के हिसाब से कंक्रीट लगा दी होती, स्टील ना लगाया होता, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस इसमें आती पॉजिटिव की नहीं आती। जब इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस पॉजिटिव आती तो क्या होता, ये इसमें मटेरियल कैसा था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला था, टेंसाइल स्ट्रेंथ में मटेरियल वीक था, यहां पे लोड लगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हुई, ब्रेकिंग हो जाती, टूट जाता, ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाता। क्यों ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाता, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड ब्रिटल मटेरियल इज नॉट गुड इनफ टू बियर दैट टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप्ड बाय द इसेंट्रिक लोड। अरे यार बात समझ में आई, पूरा समझ में आया होगा बहुत सही से। तो यहां पे इसमें कुछ और भी कुछ बात बची हुई है, देखते हैं, उसको भी पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो E है, E वो कितना आ गया, लेस देन और इक्वल टू D/8। मतलब क्या हुआ कि भैया ये D था, ये डाया था, हाँ ये D/2 हो गया, D/8 का मतलब कितना हो गया, सपोज इतनी डिस्टेंस जो है इस पे अगर हम इतनी इसेंट्रिसिटी पे अगर हम लोड लगाएं तो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप, पॉजिटिव स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी। इस एरिया को हम बोलते हैं कोर एरिया। ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं साथियों, कोर एरिया बोल रहे हैं। और एक चीज और इसमें आती है, इसमें एक चीज ये आती है कि भैया D/8 प्लस D/8 करो, देख लेना ध्यान से, ये D/8 उधर साइड जाएगा भाई, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के, D/8 इधर साइड आएगा, तो कितना हो गया D/4, और टोटल डाया कितना है, टोटल डाया है D/4 अपॉन D, तो ये कितना आ गया 1/4। इसका एरिया, इसका डिवीजन कर देते हैं, D/4 मतलब जितने एरिया पे, जितनी लेंथ पे हम लगा सकते हैं इसेंट्रिक लोडिंग, अपॉन टोटल लेंथ कितनी थी कॉलम की, वो थी D। तो जितनी एरिया पे लगा सकते हैं परमिसिबल है, दैट इज हाउ मच, D/4। भाई D/4 लेंथ तक ही तो जा सकते हैं, और टोटल लेंथ है कितनी D, तो D/4 अपॉन D कितना आया, ये आ गया कितना 1/4। तो इस रूल को, इसको एक नाम भी दे दिया गया 1/4 मिडिल रूल। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे भैया 1/4 मिडिल रूल क्या होता है, तो उनको आप पूरा ज्ञान जो है ये बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कॉलम, जैसे ये सर्कुलर है, ऐसे ही कॉलम रेक्टेंगुलर हो सकता है या किसी अन्य शेप का हो सकता है। अगर आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो इस वाली इक्वेशन में आप रख देंगे। जैसे ही आप इस वाली इक्वेशन में रखेंगे यू विल गेट द वैल्यू। हाँ, और इतना ये मैं सर्कुलर के लिए करा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको जो रेक्टेंगुलर है वो आपके लिए छोड़ता हूँ, उसको आप करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ देखिएगा आएगा। इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में बहुत आता है, रेक्टेंगुलर का भी और सर्कुलर कॉलम का भी। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, चीजें सीखते रहिए। धीरे 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 8-10 महीने का समय लगेगा, इंजीनियर बन जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।